नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मैं पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया और उसी के आधार पर हम संपूर्ण कह सकते हो पाठ्यक्रम को भी एनालाइज किया। उसी के आधार पर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं आज की क्लास के माध्यम से। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि मेरा आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें मैंने करा रखी हैं, आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका होम साइंस का है। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको मिलाना है। इसमें आपको पढ़ना फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपका पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। ठीक है, यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का औचित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। कुछ नस्ल में 5 ही पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में चाहे 5 क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर 10 क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सभी प्रश्न से आपको करना रहता है। ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पेपर आपका होम साइंस का। तो होम साइंस क्या है, इसका अर्थ बताइए, इसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो गृह विज्ञान क्या है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, यदि हम गृह विज्ञान के शाब्दिक अर्थ को हम देखें तो गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गृह प्लस विज्ञान, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गृह का अर्थ होता है, गृह का तात्पर्य होता है उस स्थान से जहां पर आपका परिवार निवास करता है, मतलब घर से। और विज्ञान का तात्पर्य होता है उस ज्ञान से है जो वास्तविक सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित है। तो दोनों शब्दों के हम मिलाकर इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ है कि गृह अर्थात घर व पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को हम सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना ही क्या है, यही गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का ही अनोखा और अद्भुत संगम है। जब हम भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तब यह विज्ञान है, परंतु जब हम इस पोषक तत्वों का सही उपयोग करते हैं तब ये भोजन बनाते हैं जब, तो यह कला के रूप में रहता है। तो होम साइंस क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, तो होम साइंस क्या है, यदि हम शाब्दिक बात यदि इसके अर्थों की हम बात करें तो होम साइंस क्या है, गृह का विज्ञान है, घर का विज्ञान है। घर का विज्ञान का मतलब यह होता है जैसे कि घर पर आप जो भोजन बनाते हो तो उसके बारे में उसका क्रमबद्ध ज्ञान है, उसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगली बहुत सारी परिभाषा हमारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ से लिखी हुई पहली परिभाषा कि गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। मतलब गृह विज्ञान क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जो घर से संबंधित है। घर से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसका एक व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, जो परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए जो उसके कह सकते हो जो अध्ययन है इसी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, ताकि हमारा जो परिवार है उसका कह सकते हो जितनी भी उसकी ज़रूरतें हैं, परिवार हमारा सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि गृह विज्ञान शिक्षा के एक विधा है जिसके अंतर्गत पाक पोषण और पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चे की परवरिश, मानव विकास, अतिरिक्त सज्जा और वस्त्र परिधान। मतलब गृह विज्ञान के अंतर्गत हम केवल खाना बनाना ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, कौन से पोषक तत्व हमारे लिए नहीं इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और साथ में कैसे, और इसके साथ साथ हम कपड़े भी पहनना इसी होम साइंस के अंतर्गत ही हम सीखते हैं। इसी के अंतर्गत ही हम अध्ययन करते हैं कि वस्त्र क्या है, परिधान क्या है, ये सब चीज़ें हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से लिखा हुआ अगली परिभाषा जो कि गुड जॉनसन महोदय लिखते हैं कि गृह व्यवस्था सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश जो व्यक्ति हैं कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है, और यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर यहाँ से अगली परिभाषा और भी यहाँ से लिखी हुई है कि गृह विज्ञान वह व्यावसायिक विज्ञान है
जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा जो है आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने की दशाओं का यह ज्ञान कराता है, इसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। मतलब जो हमारा परिवार है उसके लिए कौन सा भोजन अच्छा है, कौन सा उसका जो है कह सकते हो उसकी जो सामाजिक जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको हल करने और सुखमय जीवन व्यतीत करने की दशाओं का ज्ञान हमको गृह विज्ञान कराता है, इसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, इनके अनुसार यदि हम कहें तो गृह जो है अर्थशास्त्र शिक्षा का एक विशिष्ट विषय है, जिसके अंतर्गत जो है आय व्यय, भोजन की स्वच्छता एवं जो है रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं जो है उपरोक्त चुनाव तथा तैयारी और परिवार एवं अन्य मानव समुदाय के द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसी को हम गृह विज्ञान कहते हैं। तो गृह विज्ञान क्या है? घर का विज्ञान है। मतलब घर का विज्ञान मतलब यह होता है कि घर में जैसे भोजन बनता है तो घर का विज्ञान में भोजन ही नहीं बनता है, बल्कि साथ में व्यक्ति का जो है जन्म होता है, बच्चे का उसका पालन पोषण और जो है कपड़े भी पहना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। अभी हम इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या है इसका। जैसे इसके क्षेत्र में हम जैसे कि गृह विज्ञान में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, भोजन कैसे बनाया जाता है, कौन सा भोजन किसके लिए अच्छा होता है, ठीक है, और जो है पोषण, संसाधन जो है प्रबंधन, मानव का विकास, वस्त्र का चयन, परिधान विज्ञान, संचार और विस्तार, ये सभी चीज़ें जो है इसके क्षेत्र है, इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं मतलब इसका। ठीक है। इन क्षेत्रों में गृह प्रबंधन, आहार पोषण, स्वस्थ, सिलाई फैशन, डिजाइन, परिवार के भीतर तथा जो है बाहर के रिश्तों को बेहतर बनाना, कई सारे इसके विषय जो है इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। तो इसके विषय ऐसे समझेंगे कि करके, जैसे कि पोषण और जो है भोजन, तो इसमें जो है संतुलित आहार, विटामिन और विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने के तरीकों का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। फिर इसमें है मानव विकास, तो बच्चों से जो है लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का अध्ययन जो है किया जाता है इसमें। और इसमें जो है पारिवारिक खेल, व्यवहार भी इसमें शामिल है। ठीक है। उसके बाद है वस्त्र और जो है परिधान विज्ञान, तो इसमें जो हम कपड़ों के निर्माण, जैसे कि सिलाई करना, उसका डिजाइन, उसकी देखभाल, कपड़ों की जो सफाई कैसे की जाती है, तो ये सब चीज़ें हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है। गृह विज्ञान मतलब ये नहीं कि केवल खाना पकाना के साथ साथ और भी इसमें जो है इसका अध्ययन हम करते हैं, जैसे कि कपड़े के बारे में, सिलाई के बारे में, डिजाइन के बारे में, साफ सफाई के बारे में। तो इस सब चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हैं, जैसे कि घर में जो है कितना खर्च है, ये सब जो है कह सकते हो उसका बजट बनाना, उसका प्रबंधन करना, बुद्धिमानी से समय को बचाना और जो है बहुत कम समय में और हिसाब से पैसे खर्च करना, और अपना जो है जो परिवार है उसको अच्छा से अच्छा जो है भोजन मुहैया कराना। ठीक है। जिससे आपका जो परिवार है एक सुखमय जीवन जो है व्यतीत कर सके। और भी यहाँ से इसके क्षेत्र हैं। ठीक है। जैसे कि संसाधन जो है प्रबंधन, तो इसमें जो है परिवार के संसाधनों जैसे कि समय, पैसा, सामान का जो है बुद्धिमानी से उपयोग करना इसमें सिखाया जाता है। बजट बनाना और घर चलाना भी इसका हिस्सा है कि कैसे घर चलाया जाता है। उसके बाद है संचार और जो है विस्तार, तो इसमें जो है ज्ञान, जानकारी को दूसरे तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाया जाए, यह भी इसमें सिखाया जाता है, जो समाज में जागरूकता फैलाने में ये मदद करता है। तो ये था इसका क्षेत्र। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुपोषण किसे कहते हैं और फिर खमीरीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर निषेचन क्या है, नवजात शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसके बाद है मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन आपको करना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डिलीवरी क्या है भैया, डिलीवरी के प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है स्कर्वी रोग के कारण, इसके लक्षण बताइए। फिर है विकासात्मक कार्य से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में हम क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले कुपोषण क्या है, इसको सभी लोग समझ लीजिए। कुपोषण जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है अतिपोषण से, एक होता है कम पोषण से। जब शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी जो पोषक तत्व हैं, जो ऊर्जा है, जो कैलोरी है, इसका सही अनुपात जब नहीं मिल पाता है या फिर इसकी जो है कमी होती है, फिर इसकी अधिक मात्रा में मिल जाता है, तो इसी को हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जो है यह अल्प पोषण के कारण भी होता है। अल्प मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी से भी कुपोषण होता है, और अति पोषण से भी होता है, मतलब जरूरत से ज़्यादा पोषक तत्व यदि आपके शरीर में हो जाएंगे, जैसे कि मोटापा हो जाएगा, तो इससे भी कुपोषण होता है। ठीक है। इस रूप में भी हो सकता है कुपोषण।
तो कुपोषण के प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पोषक तत्वों की कमी को हम कुपोषण कहते हैं, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से इसके प्रकार की बात करें तो अल्प पोषण, तो जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज जब नहीं मिल पाते हैं तो उसको हम अल्प पोषण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका जो प्रकार है अति पोषण, तो जब शरीर को उसकी आवश्यकता से ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, जो अक्सर जो है अधिक कैलोरी और वसा के सेवन के कारण होता है, जैसे कि मोटापा, जो कुपोषण का ही एक रूप है। अब यहाँ से कुपोषण के क्या कारण है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो खराब और जो है असंतुलित आहार, शारीरिक जो है स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे कि भोजन को ठीक से अवशोषित करने में कठिनाई, गरीबी, खाद्य सुरक्षा की कमी, संघर्ष जैसी सामाजिक आर्थिक समस्याएं इसमें हैं जो भोजन की उपलब्धता और लागत को प्रभावित जो है कर सकती है। और जागरूकता की कमी, ये सभी क्या है कुपोषण के कारण है। ठीक है। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन कि खमीरीकरण क्या है, इसको समझाइए। तो खमीरीकरण जो एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो है खमीर मतलब जो है बैक्टीरिया, खमीर या बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव शर्करा को किण्वित जो कि फर्मेंट करके एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है बदल देते हैं, इसी को हम खमीरीकरण कहते हैं। या जो है मुख्य रूप से ब्रेड, डोसा, इडली, दही जैसे खाद्य पदार्थों में ये किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है खाद्य पदार्थों के आयतन को बढ़ाती है और उसकी बनावट व स्वाद में भी जो है सुधार ये करती है। ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है खमीरीकरण के भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सूक्ष्म जीवों की भूमिका, तो खमीर मतलब जो है ईस्ट या जो है बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव शर्करा युक्त पदार्थों जैसे कि आटा, दूध को ये खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यह जो है प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो है उसकी उपस्थिति में होती है, जहाँ सूक्ष्म जीव शर्करा को तोड़ते हैं। उसके बाद उत्पादन, इस प्रक्रिया के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एल्कोहल का जो उत्पादन ये करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि दूध को दही बनाना, ये क्या है खमीरीकरण है। खमीर के साथ जो है आटा फुलाना ताकि ब्रेड, डबल रोटी बना सके, डोसा, इडली के जो है घोल को जो है खमीर करना, ये सब इसके क्या है उदाहरण है। ठीक है, खमीरीकरण के। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है। ठीक है, निषेचन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मन मतलब जो है नर का शुक्राणु और मादा युग्मन अंडाणु मिलकर एक युग्मन जो कि जाइगोट बनाते हैं, जो एक नए जीव को में जो है विकसित होता है। ठीक है, इसी को हम निषेचन कहते हैं। यह लैंगिक जो है प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद युग्मनज का भ्रूण के रूप में जो है विकास होता है, इसी को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है। अब निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया को समझ लीजिए। तो युग्मकों का जो है मिलन, तो इसमें जो है शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु मतलब जो पुरुष का अंडाणु की जो है संलयन से एक जो है एकल कोशिका जो है इसमें बनती है। उसके बाद है युग्मनज का निर्माण, तो इसमें जो है नर और मादा युग्मों के मिलने से एक द्विगुणित युग्मनज का जो निर्माण होता है, जो बाद में भ्रूण के विकास भ्रूण के रूप में जो है विकसित होता है। उसके बाद है विकास, तो निषेचन के बाद युग्मनज जो है विकसित होकर भ्रूण बनाता है जो गर्भावस्था में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये थी इसकी जो है प्रक्रिया। अब यहाँ से नवजात शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। ठीक है, तो नवजात शिशु का जो लिंग निर्धारण है शुक्राणु के द्वारा होता है। महिला के पास जो है एक्स जो है 2 गुणसूत्र होते हैं और जो है वे हमेशा जो है अपने एक्स गुणसूत्र को अंडे के माध्यम से जो है प्रदान करती है। और पुरुषों के पास जो है एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक्स होता है, एक वाई होता है, गुणसूत्र होता है, और वे जो है एक्स या वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु को जो है प्रदान कर सकते हैं। यदि जो है पिता का शुक्राणु, मान लो जो है पिता का शुक्राणु यदि एक्स जो है महिला से मिलेगा, ठीक है, तो कि महिला के पास जो कि एक्स वाई है, एक्स ही है, तो ये जो है लड़की का निर्माण होगा, मतलब लड़की जो है का जन्म होगा। यदि जो है पुरुष का वाई जो है मिलेगा, ठीक है, एक्स के साथ, तो ये जो है लड़के का निर्माण करेगी। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि यदि जो है पिता का जो है शुक्राणु एक्स गुणसूत्र के साथ जो है अंडे को निषेचित करता है तो शिशु जो है लड़की होगी, मतलब लड़की मतलब एक्स दोनों हो जाएंगे, क्योंकि लड़की जो स्त्री होती है उसके बाद एक्स ही जो है कह सकते हो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। यदि जो है पुरुष का वाई गुणसूत्र जो है अंडे के साथ निषेचित करेगा तो शिशु क्या होगा, लड़का होगा, क्योंकि एक्स वाई मिलकर लड़के का जो है निर्माण करते हैं।
तो ये था जो है नवजात शिशु का जो है लिंग निर्धारण। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि लिंग निर्धारण, तो बच्चे के लिंग का निर्धारण जो है पिता के शुक्राणु में मौजूद जो लिंग गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, और माता के जो अंडे में जो मौजूद एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, इसके संयोजन से जो है लिंग का निर्धारण होता है। एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं, जब पिता का शुक्राणु एक एक्स गुणसूत्र जो है प्रदान करता है तो इसके संयोजन से एक्स एक्स होता है, जिससे लड़की का जन्म होता है। उसके बाद एक्स वाई, जब पिता का शुक्राणु एक वाई जो है गुणसूत्र प्रदान करता है तो जो कि संयोजन इसका जब होगा तो एक्स वाई होगा, जिससे जो एक लड़के का जो है जन्म होता है। ठीक है, ये थी प्रक्रिया। अब यहाँ से मानव विकास क्या है, इसके विभिन्न जो है चरण भी समझाइए। ठीक है, तो मानव जीवन को जो विभिन्न चरणों में जो है बांटा जा सकता है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के आधार पर होते हैं। प्रत्येक चरण की अपनी जो विशेषता होती है, विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं होती है, और मानव विकास के प्रमुख इसके चरण हैं, जैसे कि शैशवावस्था। तो शैशवावस्था क्या है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भैया कि शैशवावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट नोट में देखने को मिलते हैं। तो शैशवावस्था क्या है, तो यह जो है जन्म के तत्काल जो है बाद से लगभग 2 वर्ष तक का जो समय होता है, इसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। मतलब जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष का जो समय होता है, इसी को हम शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में नवजात शिशु अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को जो है विकसित करता है, और बच्चे का मुख्य विकास जो है मोटर स्किल्स, संवेदी क्षमताएं और आधारभूत भाषा कौशल में जो है होता है। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है, 2 वर्ष से लेकर के जो 12 साल का जो समय होता है, इसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, इस दौरान बच्चे का मस्तिष्क जो है तेजी से विकसित होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे विभिन्न जो है सामाजिक नियमों को सीखते हैं। इसी में जो है शिक्षा की शुरुआत होती है, और जो है भाषा बुद्धि का विकास भी जो है इसी बाल्यावस्था में होती है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का जो समय होता है बच्चों, इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था का जो है समय माना जाता है। इस अवधि में शारीरिक और हार्मोनल जो है बदलाव आते हैं, जैसे कि युवावस्था में शारीरिक जो है विकास, मानसिक और जो है भावनात्मक परिपक्वता भी इसमें बढ़ती है। स्वतंत्र सोच, पहचान बनाने की प्रक्रिया इसमें जो है प्रबल होती है। उसके बाद आता है युवावस्था। यह जो है 18 वर्ष से लेकर जो है 40 वर्ष की अवस्था तक का जो समय होता है युवावस्था। इस जो है समय व्यक्ति अपने जो है कैरियर, जीवन में स्थिरता स्थापित करता है, और शारीरिक विकास के मामले में यह अवस्था चरम पर होती है। सामाजिक संबंध, परिवार और जो है जिम्मेदारियां भी इसमें इसी कह सकते हो चरण में अवस्था में बनती हैं। उसके बाद है मध्य अवस्था। तो ये जो है 40 से लेकर 60 वर्ष की आयु तक जो होती है, और इस दौरान व्यक्ति अपने जो है जीवन के अनुभव के आधार पर सलाह और जो है मार्गदर्शन ये देता है। शारीरिक कमजोरी भी जो है इसी मध्य अवस्था से ही प्रारंभ होती है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था। तो 60 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसको वृद्धावस्था, जो कि वृद्धा पेंशन मिलता है, सभी को पता होगा, वही अवस्था ये इसी को कहा जाता है। इसमें जो है शारीरिक गतिविधियों में जो है कमी आती है। इस अवस्था में मानसिक ध्यान देने की क्षमता में भी जो है कमी आती है, और व्यक्ति जो है अधिक आराम देखभाल का जो है इच्छुक इसमें होता है। इन जो विभिन्न चरणों में प्रत्येक का अपना एक महत्व है, और संपूर्ण मानव विकास के लिए सभी चरण जो है जरूरी है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना। फिर यहाँ से प्रसव क्या है, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था का अंत होता है। प्रसव क्या है, गर्भावस्था का अंत होता है इसमें, और जिसमें जो है गर्भस्थ शिशु योनि मार्ग से सिजेरियन सेक्शन द्वारा मां के शरीर से बाहर निकलता है, इसी को हम प्रसव कहते हैं। प्रसव की प्रक्रिया को आमतौर पर 3 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला इसका चरण है गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, दूसरा है चरण है शिशु का जन्म, तीसरा है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का बाहर निकलना। अब यहाँ से इसके चरणों को आप समझ लीजिए। पहला जो चरण है यह जो है सबसे लंबा चरण होता है। इसमें जो है गर्भाशय के संकुचन शुरू होते हैं, और जिससे जो है गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे खुलता है और फैलता है। इस चरण के अंत तक जो है गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से खुल जाती है, और बच्चा जो है जन्म नहर में जो है प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा चरण है
या बच्चे के जन्म का चरण है। ठीक है, माँ को जोल लगाने की इच्छा इसमें होती है और शिशु जो है योनि के माध्यम से बाहर आता है। फिर इसका जो तीसरा चरण होता है, इस चरण में शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा बाहर निकलता है। इससे जन्म की बाद की अवधि भी जो है इसको कहते हैं। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है, विटामिन जो है एक आवश्यक जो है कार्बनिक यौगिक है। तो विटामिन क्या है? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन इसके प्रकार हैं, इसका भी उल्लेख कीजिए। तो विटामिन क्या है? आवश्यक जो है कार्बनिक यौगिक है जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में वृद्धि और कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है और जो शरीर के द्वारा खुद जो है नहीं बनाए जा सकते हैं। विटामिन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा आपके विटामिन हैं? तो कहोगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका के। ये जो विटामिन है आपके हैं ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, मतलब वसा मतलब होता है जो फैट में घुलते हैं, और दूसरे हैं पानी में जो कि घुलनशील है, जल में घुलनशील है बी व सी। बी व सी विटामिन आपके जो है ये जल में घुलनशील है। ठीक है, अब बी में जो है जो बी विटामिन इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ये भी इसी में बी जो कि घुलनशील है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इसके प्रकार क्या है, इसमें अभी आपको बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन जो कि फैट मतलब वसा में घुलते हैं, इसको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका के। उसके बाद वसा में घुलनशील है जो पानी में घुलते हैं। तो विटामिन बी व सी, बी के जितने भी कम्प्लेक्स समूह हैं, विटामिन B1, B2, B3, ये सभी जो है जल में घुलनशील हैं। ठीक है, अब इसमें विकासात्मक जो है कार्य क्या है, उदाहरण देख के जो है समझाइए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। ठीक है, तो विकासात्मक जो है कार्य एक भौतिक या जो है संज्ञानात्मक कौशल को संवर्धित जो है करते हैं, जो एक व्यक्ति को विकास जारी रखने के लिए एक विशेष आयु अवधि के दौरान पूरा करना चाहिए। शिशुओं के लिए एक विकासात्मक कार्य जो है चल रहा है, इसके बाद वह जो है सीखने समझने की भावना का विकास होता है। और किशोरावस्था की अवधि में कुछ जो है विकास कार्य जो बच्चे का जो है सामना जो है करते हैं, वे किसी के जो है भौतिक शरीर को स्वीकार कर रहे हैं। दोनों जो है लिंगों में जो है दोस्तों के साथ मिलना, आत्मनिर्भर बनना, नौकरी करियर की तैयारी करना, ये इत्यादि क्या है विकासात्मक ये कार्य है। अब यहाँ से और भी इसमें दिया हुआ है कि जैसे जो है बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियों का विकास होता है। शारीरिक कौशलों के अंतर्गत जो है बच्चा वस्तुओं को जो है पकड़ता है, उसके पास जो है पहुँचता है, बैठता है और घुटनों के बल जो है चलना, खड़े होकर चलना और दौड़ता है। तो ये सब क्या है विकासात्मक, ये भी सारे के सारे कार्य हैं। ठीक है, बचपन के व्यापक जो है रोजगार जो उचित समय पर बच्चों को जीवन कौशल सिखाने के लिए प्रत्येक चरण को जो है पूरा करने की आवश्यकता होती है। एक चरण के कार्यों को अलग चरण के कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह से सफलता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जितनी जल्दी एक कार्य में सफलता हासिल करता है उतना ही आसान होगा कि वह अपने लक्ष्य को आगे पूरा कर सके। तो विकासात्मक के कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा जो है जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो जो है धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चे का विकास होता है। तो ये सही सारे विकासात्मक कार्य आपको बनाकर लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आ गया है। इसमें वृद्धि और विकास में अंतर क्या है आपको समझाना है। फिर शारीरिक विकास की विशेषता क्या है, उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था के क्रियात्मक विकास का आपको संक्षिप्त विवरण करना है। फिर जन्म प्रक्रिया आपको समझाना है। प्रोटीन के कार्य क्या है, इसके स्रोत आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले वृद्धि और विकास में अंतर क्या है इसको समझ लीजिए। तो वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। तो वृद्धि से जो है तात्पर्य कि शरीर के आकार, मतलब शरीर का जो आकार है उसकी जो है आकार का बढ़ना, उसकी लंबाई का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना, ये सब क्या है शारीरिक परिवर्तन है। ये सब क्या है शारीरिक वृद्धि भी इसको कह सकते हैं, इसी को हम वृद्धि कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है वृद्धि की, या जो है मात्रात्मक होती है, आमतौर पर बच्चों की आयु के साथ ही होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो है कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, अंगों की जो है लंबाई में बढ़ोतरी, ये सब क्या है ये वृद्धि है। सीमित जो है अवधि, तो वृद्धि जो कि निश्चित समय तक की ही होती है, विशेषकर किशोरावस्था तक ही शरीर का वृद्धि जो है करता है। उसके बाद है विकास। विकास क्या है, विकास से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि सभी पहलुओं का गुणात्मक परिवर्तन है। मतलब जो है विकास क्या है, जैसे कि कोई बच्चा है उसका मानसिक जो है डेवलपमेंट होना, मानसिक विकास होना,
संवेगात्मक विकास होना, सामाजिक विकास होना। ठीक है, ये जो है होता है विकास। इसकी विशेषता क्या है? ये जो है गुणात्मक और जो है मात्रात्मक दोनों हो सकता है। ये जो है जीवन भर चलता है। देखो विकास क्या है, जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि विकास जो है क्या है, जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया ही इसको कहा गया है। इसमें जो है व्यवहार, सोचने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार आदि का परिवर्तन इसमें जो है शामिल है। अब इसके बीच में मुख्य अंतर क्या है वृद्धि और जो विकास के बीच में? तो वृद्धि क्या है, ये केवल जो है शरीर की लंबाई, भार आदि में जो है बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं, जबकि विकास क्या है, संपूर्ण व्यक्ति का विकास है। अगले यदि हम बात करें कि वृद्धि की, तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। उसके बाद वृद्धि जो है सीमित समय तक ही होती है, किशोरावस्था तक जो है शरीर वृद्धि करता है लंबाई चौड़ाई में। लेकिन विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलता है। उसके बाद वृद्धि सामाजिक परिवर्तनों पर केंद्रित है, जबकि विकास क्या है, सामाजिक, मानसिक और जो है शारीरिक, भावात्मक आदि सभी पहलुओं पर केंद्रित है। तो इसके बीच में था अंतर। ठीक है, तो वृद्धि एक कह सकते हो, वृद्धि मात्र शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास क्या है, बहुआयामी और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से शारीरिक विकास क्या है, शारीरिक विकास की हम बात करें तो शरीर के आकार, जैसे कि उसकी ऊंचाई, वजन, अंगों का विकास इसमें शामिल है। इसमें जो है मांसपेशियों की ताकत, उसका संतुलन, समान्वयन, गत जैसे कौशल में सुधार भी इसमें शामिल है। शारीरिक विकास मस्तिष्क के विकास, इंद्रियों जैसे कि देखना, सुनना, इसके साथ साथ ये होता है जो व्यक्ति को दुनिया के साथ जो है बातचीत करने में मदद करता है या जीवन भर चलता है, जिसमें शिशु और किशोरावस्था में तेजी से वृद्धि होती है। और भी यहाँ से दिया हुआ है कि शारीरिक विकास की विशेषता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि निरंतरता, तो शारीरिक विकास जो है जन्म से लेकर जो है वृद्धावस्था तक जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसकी पहली विशेषता है। फिर क्रमबद्धता, अगली इसकी विशेषता है। तो एक जो है निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि सिर से पैर की ओर। उसके बाद है व्यक्तिगत जो है भिन्नता, तो प्रत्येक बालक का विकास जो है अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से गत करता है। देखो आपने मान लो दो बच्चे जो है एक ही गांव में पैदा हुए, तो दोनों का विकास कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा हो, डिफरेंट हो सकता है। तो सभी बच्चे का विकास अलग अलग होता है। उसके बाद है विकास की गति, तो प्रारंभिक जो है अवस्था में विकास तीव्र होता है, तेजी होता है, बाद में जो है विकास धीमा हो जाता है। उसके बाद है पारंपरिक संबंध, इसकी अगली विशेषता है। तो शारीरिक विकास अन्य विकासात्मक क्षेत्र जैसे कि मानसिक, सामाजिक, इनसे भी जुड़ा हुआ है। फिर है जन्म प्रक्रिया के जो है मुख्य जो रूप है, जो 3 चरण है, इसको विभाजित किया गया, इसको आपको समझाना है। तो वैसे तो इसको मैंने समझा दिया था, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। तो पहला इसका जो चरण है गर्भावस्था, ग्रीवा का फैलाव। तो यह जो है प्रसव का सबसे लंबा चरण है, जिसकी जो अवधि है लगभग अलग अलग होती है। इस जो चरण में गर्भाशय जो है, ग्रीवा मतलब जो गर्भाशय का मुंह संकुचन के कारण जो है फैलना और जो है पतला होना इसमें शुरू कर देता है। यह चरण जो है तब समाप्त होता है जब गर्भाशय, ग्रीवा पूरी तरह से लगभग 10 सेंटीमीटर खुल जाती है, ताकि शिशु जो है जन्म नली से जो है गुजर सके। उसके बाद है शिशु का जन्म। दूसरा इसका जो चरण है, यह चरण जो है तब शुरू होता है जब गर्भाशय, ग्रीवा पूरी तरह से जो है खुल जाती है और माँ के जो है धक्के देने से गर्भाशय के संकुचन से जो है शिशु जन्म नलिका से जो है नीचे खिसकता है और शिशु का जो है सिर पहले जो है बाहर आता है और फिर जो है उसके बाकी जो शरीर का भी जो है जन्म होता है। फिर तीसरा जो इसमें होता है चरण, इसमें ये चरण में जो है शिशु के जन्म के तुरंत बाद ये शुरू होता है। इस चरण में जो है प्लेसेंटा गर्भाशय से जो है बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ मिनट ही लगते हैं। तो इसके चरण को आपको लिखना है। फिर है यहाँ से प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या है आपको बताना। तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि उसके रख रखाव के लिए जानी जाती है, उसमें मदद करती है। तो प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि, उसकी मरम्मत, उसके रख रखाव के लिए आवश्यक एक पदार्थ है। ठीक है, ये जो ऊतक का निर्माण करते हैं, एंजाइम्स हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और ऑक्सीजन परिवहन में भी ये मदद करते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोतों की बात करें, किससे किससे जो है प्रोटीन प्राप्त होती है, तो मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही से, फलियां, मेवे, ये सभी आदि भी इसके जो है सोर्स हैं प्रोटीन के, सोयाबीन वगैरह, दाल वगैरह। अब यहाँ से प्रोटीन के कार्य क्या है इसको समझ लीजिए। तो शारीरिक जो है वृद्धि और जो है मरम्मत, तो प्रोटीन जो है मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल, नाखून सहित ऊतकों के निर्माण, उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक है। उसके बाद अगला इसका कार्य जो है
एंजाइम्स एवं जो है हार्मोन्स का निर्माण। तो सभी जो एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं जो चयापचय प्रक्रियाओं को जो है प्रेरित करते हैं, और इंसुलिन जैसे कई हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं। उसके बाद अगला इसका कार्य की प्रतिरक्षा कार्य। तो शरीर को जो है संक्रमण से जो है बचाने के लिए एंटीबॉडी, मतलब जो है एंटीबॉडी जो है जो प्रतिरक्षी है प्रोटीन से जो है बने होते हैं। फिर ऑक्सीजन का जो है परिवहन, तो हीमोग्लोबिन और हीमो जो है साइनिन जैसे जटिल प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के जो ऊतकों तक जो है पहुंचाती हैं। उसके बाद इसका अगला जो कार्य है द्रव जो संतुलन। तो प्रोटीन जो होती है रक्त और कोशिकाओं के बीच द्रव के वितरण को बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे सूजन को रोका जा सकता है। उसके बाद है ऊर्जा स्रोत। तो जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तो जो प्रोटीन होती है ये भी ऊर्जा जो है प्राप्त भी प्रदान कर सकती है। और भी यहाँ से इसके कार्य है मांसपेशियों का संकुचन। तो एक्टिन और जो है मायोसिन जैसे जो प्रोटीन है मांसपेशियों के संकुचन शिथिलन के लिए जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ से प्रोटीन के स्रोत के अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसमें जो है जो कि मांसाहारी लोगों के लिए और जो है शाकाहारी लोगों के लिए सभी के लिए है, ठीक है। जैसे कि मांस इसमें मुर्गी वगैरह हो सकता है, और मछली, शंख, और डेयरी उत्पाद आपके जो है कह सकते हो शाकाहारी के लिए, जैसे कि डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर, ये भी प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। सोयाबीन, दाल बहुत अच्छा जो है सोर्स माना गया है, ठीक है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मांस से जो है प्रोटीन मिलता भैया, तो मांस से मान लो कोई मुर्गी है, ये क्या खा करके कुछ ना कुछ खाया होगा, अनाज ही तो खाया होगा, तो इसमें जो है प्रोटीन इसके शरीर में जो है कलेक्ट हुई है, इसी को आप मार के खा लेते हैं तो आपको प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो शाकाहारी ही सोर्स है, ठीक है। और भी यहाँ से पादप स्रोतों की हम बात करें, जैसे कि फलियाँ, दाल, ठीक है, सोया और मेवे, बीज, ये सब क्या है, ये भी जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने गए हैं। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकार, इसके कार्य का भी वर्णन कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन में पाया जाने वाला एक पोषक तत्व है, बृहद पोषक तत्व इसको कहिएगा, क्योंकि शरीर में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, एक होता है शर्करा, दूसरा स्टार्च, तीसरा होता है फाइबर, ठीक है। शर्करा और स्टार्च जो है ऊर्जा का स्रोत है, जबकि फाइबर जो है पाचन में सहायता करता है। इन्हें जो है चावल, रोटी, फल, सब्जी, कई जैसे जो है खाद्य पदार्थों में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है, ये सब इसके सोर्स हैं। अब इसके यहाँ से प्रकार को थोड़ा सा समझ लीजिए। शर्करा इसका पहला प्रकार है, यह जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो है रूप है, जो स्वाभाविक रूप से फलों, दूध और कुछ जो है अन्य खाद्य पदार्थों में जो है पाया जाता है। उसके बाद है स्टार्च, तो यह जो है शुगर का एक हिस्सा है, ठीक है, और स्वाभाविक रूप से चावल, ब्रेड, अनाज, आलू में जो है पाया जाता है। उसके बाद है फाइबर, तो यह जो है स्टार्च की तरह जो एक शर्करा का रूप है, जो पाचन में केवल ये हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, तो सबसे पहला इसका जो कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, शरीर को शारीरिक गतिविधियाँ और रोजमर्रा के जो काम है उसके लिए एनर्जी देती है, ठीक है। उसके बाद है पाचन में जो है सहायता। तो फाइबर युक्त जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी जो है मदद करती है। फिर है यादाश्त में सुधार। तो आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट शामिल से याद रखने की क्षमता में भी जो सुधार होता है, ठीक है। अब यहाँ से भोजन क्या है, भोजन के कार्य समझेंगे। फिर आपका सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम चारों यहाँ से करा देंगे। फिर इसमें है भोजन बनाने की विधियाँ क्या है, ठीक है, इसके हानि और लाभ क्या, ये भी हम समझेंगे। विकास के सिद्धांत क्या है। उसके बाद है पाचन तंत्र का संचित वर्णन आपको करना है। गर्भकालीन विकास की जो अवस्थाएं होती हैं 3, इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले भोजन क्या है, इसको समझ लीजिए, इसका कार्य क्या है। तो भोजन जो है वह पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उसको प्रदान करता है, इसी को हम भोजन कहते हैं। इसके मुख्य कार्यों में ऊर्जा देना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, वृद्धि में सहायता करना, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना, प्रजनन क्षमता विकसित करना, ये सब इसके कार्य हैं, ठीक है। तो इसके कार्य आप यहाँ से विस्तार से आपको लिखना है अपने पेपर में, इसके कार्य पूछे जाएंगे भोजन के। तो सबसे पहला इसका कार्य है कि ऊर्जा प्रदान करना। तो भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति, ऊर्जा मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है। उसके बाद है शरीर की वृद्धि और विकास। तो भोजन शरीर की वृद्धि में मदद करता है और नए ऊतक व कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन जो है इसमें मुख्य रूप से इसमें जो है निभाता है। उसके बाद है रोगों से जो है बचाव।
तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रदान करते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ पाता है। उसके बाद है टूट फूट की मरम्मत करना। तो भोजन क्या है, शरीर की जो टूट फूट की मरम्मत भी करता है और शारीरिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में ये मदद भी करता है। उसके बाद है प्रजनन क्षमता। तो भोजन जो है प्रजनन क्षमता के विकास में भी सहायक होता है। तो इस तरह से इसके कार्य आपको लिखना है। अब यहाँ से भोजन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो भोजन बनाने की इसका इतिहास की यदि हम बात कर ले थोड़ा सा, तो भोजन पकाने की प्रक्रिया का प्रयोग जो है सदियों से किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि यदि जो है मानव केवल कच्चा मांस ही खाते थे पहले के थे, लेकिन इसकी स्टोरी जो है भोजन पकाने की, एक बार क्या हुआ, पहले जो कि आदि मानव जो थे वे जो कि जानवरों को जो है मारते थे और कच्चा ही खा लेते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार जो है मांस का एक टुकड़ा जो है गलती से आग में जो है गिर गया, वह जो है भुन गया, और जो आदि मानव ने उसको जो है भुने हुए मांस के टुकड़ों को खाया, तो वह जो है काफ़ी स्वादिष्ट लगा उनको। इस प्रकार जो है पकाने की प्रक्रिया का जो है उसी दिन से प्रारंभ हुआ, और तब से अब तक पकाने की इस प्रक्रिया में व्यापक जो है परिवर्तन भी हुआ है। और अब विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं, जैसे कि रोटी, पूरी, पराठा, चावल, पुलाव, दाल, सलाद, ठीक है, चटनी, अचार, दही, छाछ, फल इत्यादि का जो है आप सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि उबले हुए चावल का स्वाद जीरा राइस और मटर पुलाव से जो है भिन्न होता है, क्योंकि इन्हें जो है पकाने की विधियाँ जो है भिन्न है। तो इसी प्रकार एक जो है रोटी का स्वाद पूरी और जो है पराठे के स्वाद से जो है अलग होता है, क्योंकि ये भी जो है पकाने की विधियाँ जो है भिन्न भिन्न दोनों की होती है। तो समानता जो है सब्जी जैसे कि टमाटर, खीरा, फलों को जो है कच्चा ही खाना उत्तम होता है, जबकि गेहूँ, चावल, दाल, आलू और अन्य सब्जियों को पकाकर ही खाना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा इतिहास। अब यहाँ से इसके हम पकाने की विधियों को हम समझेंगे। तो भोजन पकाने की दो विधियाँ हैं, एक जो है नमी के द्वारा पकाना, उसके बाद एक सूखी विधि। तो नमी विधि कौन सी है इसमें, जैसे कि उबालना। तो इस प्रक्रिया के दौरान भोजन को पानी में जो है पकाया जाता है। इस क्रिया ने जो है तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस क्रिया में तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि चावल को पानी में उबाला जाता है। यह है उबालना, नमी वाली विधि है। फिर है भाप के द्वारा। ठीक है, तो भोजन जो है पकाने की इस विधि में प्रत्यक्ष मतलब सीधे भाप दी जाती है, और इसमें जो है पानी के द्वारा उत्पन्न भाप से भोजन जो है पकाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अंकुरित दालें भाप के माध्यम से जो है पकाई जाती, इडली जो है बनाना, ये सब इसमें शामिल है। फिर प्रेशर कुकर में जो है पकाना। तो इस विधि में जो है दाल या सब्जी को जो है प्रेशर कुकर में जो है पकाया जाता है। उसके बाद फिर है धीमी जो है आंच पर पकाना। आपने देखा होगा धीमी आंच पर जैसे कि हलवा पकाया जाता है, सूप बनाया जाता है, ठीक है, सब्जी पकाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें पकाई जाती है। फिर है जो कि पोचिंग, इस विधि के द्वारा खाद्य पदार्थों को 80 से 85 के बीच में जो है कम से कम तरल में पकाया जाता है डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद सूखी विधि क्या है, जैसे कि तलना। तो इस विधि में जो खाद्य पदार्थों को तेल में जो तला जाता है, जैसे कि पूरी का तलना, पकोड़े तलना, समोसा, ये सब चीज़ें इसमें है। फिर है बेकिंग विधि। इस विधि में जो खाद्य पदार्थों को बंद ओवन में जो पकाया जाता है, जैसे कि बेक बनाना, बिस्कुट बनाना इत्यादि। इसके बाद है भुनना। इस प्रक्रिया में जो खाद्य पदार्थों को बिना ढके हुए सूखी उष्मा में जो पकाया जाता है, जैसे कि सूजी, दलिया, ठीक है, सेवइयाँ इत्यादि। उसके बाद है ग्रिलिंग। इस विधि में जो है खाद्य पदार्थों को तेज खुली आंच में जो है पकाया जाता है, जैसे कि सैंडविच बनाना, ग्रिल जो है जो कि टोस्ट बनाना। इस तरह से आपको इस विधियों को आपको लिखना है। अब यहाँ से पाचन तंत्र क्या है, इसके अंग क्या है, इसके कार्य क्या, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा 100%। तो पाचन तंत्र क्या है, एक लंबी जो है नली है जो मुंह से शुरू होकर के गुदा पर जो है समाप्त होती है। इसके मुख्य देह भाग की बात करें तो इसमें मुंह होता है, ग्रसनी होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत इसके भाग है। इसके साथ साथ यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय जैसे सहायक ग्रंथियां भी पाचन में जो है मदद करती हैं। तो इसके अंग को यहाँ से समझिएगा एक एक करके। जैसे कि मुंह, तो जो है भोजन का पहला जो है चरण यहीं से शुरू होता है, जहाँ जो है दांत भोजन को चबाते हैं, और लार जो है से निकलने वाली जो लार होती है लार ग्रंथियों से, ये जो है लार भोजन को जो है गीला करती है। उसके बाद है ग्रासनली। तो यह जो है एक पेशीय नली है जो भोजन को जो है मुंह से अमाशय तक जो है ले जाती है। इस प्रक्रिया को कर्मा जो है कुंचन कहते हैं। उसके बाद है अमाशय। तो यह एक जो है थैलीनुमा अंग है जहाँ भोजन जो है कुछ समय के लिए रुकता है, और यहाँ जो है जठर रस के साथ मिलकर टूटता है। उसके बाद है छोटी आंत। तो यह जो है सबसे लंबा भाग है,
जहाँ यकृत से जो है पित्तरस और अग्न्याशय से जो है अग्न्याशय रस मिलकर भोजन का अधिकांश जो है पाचन करते हैं। उसके बाद है बड़ियात। तो यह जो है पानी और कुछ जो है खनिजों को सोख लेती है और बाकी बचे हुए जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको इकट्ठा करती है बड़ियात। उसके बाद है गुदा। यह जो है पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जहाँ से जो है अपचित भोजन जो है मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पाचन तंत्र के कार्य क्या है उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहला अंतर्ग्रहण है। तो भोजन को जो है मुंह के माध्यम से शरीर में जो है लेना, इसका पहला कार्य है। उसके बाद है पाचन। तो पाचन में जो है इसमें यांत्रिक पाचन और जो है रासायनिक पाचन है। तो भोजन को मांसपेशियों की हरकतों के द्वारा भौतिक रूप से छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ये यांत्रिक पाचन है। फिर है जो है रासायनिक पाचन। तो यह जो है पाचन एंजाइम्स की मदद से भोजन की जटिल अणुओं को सरल पोषक तत्वों में तोड़ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में और प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में। उसके बाद इसका अगला कार्य है कि स्राव। ठीक है, तो जो है एंजाइम्स और अन्य जो तरल पदार्थ है इसका स्राव करना, जो पाचन प्रक्रिया में जो है मदद करता है, ये भी पाचन तंत्र का कार्य है। उसके बाद है अवशोषण। तो पाचन के बाद पोषक तत्वों को छोटी आंत से रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करना, ताकि शरीर उनका जो उपयोग ऊर्जा, विकास, मरम्मत के लिए जो कर सके। तो उसके लास्ट में आता है उत्सर्जन। तो जो है बचे जो भोजन है, बचे हुए जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, यह पूरी प्रक्रिया जो है नस और हार्मोन्स के माध्यम से नियंत्रित होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जो लास्ट का क्वेश्चन है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। देखो, मानव विकास की दो अवस्थाएं होती है। एक होती है जन्म से पूर्व, बिना जो है जन्म से पहले, जैसे कि बच्चा जो है जब माँ के पेट में रहता है तो एक वह अवस्था होती है, उसको जब उसका जन्म होता है उसके बाद की अवस्था होती है मृत्यु तक की। तो दोनों अवस्थाओं को हम समझेंगे। ठीक है, तो मानव विकास जो है अनावरत चलने वाली गतिशील जो है परिवर्तनों की श्रृंखला है। मतलब जो है विकास क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक जो है परिवर्तनों का एक चक्र जो है चलता रहता है। परिवर्तनों के लक्षण अवस्था के जो है परिवर्तन होने पर बदलते जाते हैं और परिवर्तनों के आधार पर ही जो है बल विकास के विद्वान ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। प्रत्येक अवस्था के लक्षण जो है भिन्न भिन्न है, फिर भी प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व वाली अवस्था के लक्षणों पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसके जो है दो यहाँ से हरलाक महोदय इसके जो है दो इसकी विधियाँ बताई हैं, दो अवस्थाएं बताई हैं। एक है जन्म से पूर्व की अवस्था विकास की, दूसरी है जन्म के बाद की अवस्था। तो जन्म से पूर्व की अवस्था क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसको जो है गर्भकाल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसी को हम गर्भ जो है या फिर जन्म से पूर्व की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ से गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से समझ लीजिए इसकी तीन अवस्थाएं होती। पहली होती है जो कि डिम्बकाल, जिसको हम जैगोटिक जो है स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है इसको समझो। यह अवस्था जो है गर्भाधान अथवा जो निषेचन से प्रारंभ होती है और आगामी जो है 2 सप्ताह के अंत तक जो है चलती है। गर्भाधान का आशय है कि स्त्री प्रजनन कोश का अंडाणु का जो है पुरुष प्रजनन कोश का जो है शुक्राणु के साथ संयोग कर नए जीव का सर्जन करती है, निर्माण करती है। और गर्भाधान के समय ही प्रमुख जो 4 तत्व का निर्धारण भी जो है इसमें हो जाता है, जैसे कि वंशानुक्रम, लिंग का, बालक की संख्या और परिवार के जो है कह सकते हो बालक का क्रम। उसके बाद आती है दूसरी इसकी अवस्था आती है भ्रूणावस्था, जिसको हम एम्ब्रो स्टेज कहते हैं। तो जो है जन्म से पूर्व की दूसरी अवस्था है ये। ठीक है, ये जो है गर्भधान के 2 सप्ताह से लेकर के ये 10 सप्ताह तक की अवस्था तक को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। ठीक है, भ्रूणावस्था फिर भ्रूणा काल कहते हैं। यह जो है डिम्ब काल के 2 सप्ताह की अवस्था विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत जो है महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद तीसरी जो अवस्था होती है शिशु काल अवस्था, इसको हम जो है फेटस स्टेज कहते हैं। तो ये जो है गर्भधान के दूसरे माह के जो है बाद में जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था जो होती है शिशु काल कहलाती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण जो है मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और पहली अवस्था में बने हुए या फिर बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। और तीसरे माह के अंत तक लगभग सभी आंतरिक अंग अवयव जो है पर्याप्त विकसित हो जाते हैं और कार्य करना जो है प्रारंभ कर देते हैं। लगभग जो है 15 जो है सप्ताह पश्चात शिशु के हृदय की धड़कन आसानी से जो है सुनी जा सकती है और 8वें माह के अंत तक
बालक के पूर्ण जो है बालक जो है बन जाता है, और केवल 9 महीने के बालक से उसका भार जो है कम होता है। इस तरह से आपको लिखना 3 अवस्था। उसके बाद आती है कि जन्म के बाद, जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो माता के शरीर से बालक को जोड़ने वाली आहार नाल के कटने के बाद, जन्म के बाद का जो विकास प्रारंभ होता है, उसके बाद ये जो है तब तक चलता है जब तक कि जो है व्यक्ति जो है जीवित रहता है। जन्म के बाद से बालक अनेक विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। तो इसका पहला जो इसकी अवस्था है नवजात काल है। ठीक है, यह जो है जन्म के तत्काल बाद से प्रारंभ यह अवस्था है। ठीक है, ये सबसे छोटी अवस्था है। ये जो है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक जो है चलती ही इसी अवस्था को हम नवजात काल कहते हैं। इस अवस्था में जो है नवजात शिशु को माँ के गर्भ से बाहर के संसार में स्वयं को जो है समायोजित करना इसमें होता है। जन्म के जो है बाद 15 से 20 मिनट का जो समय है, जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है, और यह अवस्था के बाद आहार नाल जो है काटते ही बालक जो स्वतंत्र रूप जीव जो है बन जाता है और अपने जो है वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। यहीं से उसके समायोजन का समय भी जो है प्रारंभ हो जाता है। ये नवजात जो है काल है, इसकी पहली अवस्था। फिर है शैशवावस्था। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि शैशवावस्था क्या है। तो ये जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो समय होती है, इसी को शैशवावस्था कहते हैं। नवजात काल के बाद ये आरंभ होकर जो है पूर्ण निर्भर से बालक को आत्मनिर्भर की ओर जो है ले जाने वाली एक अवस्था है, जो बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थानीय रखती है। यह अवस्था आगामी विकासों की बुनियादी रखने वाली अवस्था है। परिवर्तनों के जो है दृष्टिकोण से यह अत्यंत जो है तीव्र अवस्था है। इसी अवस्था में बालक चलना, ठोस खाना खाना, बोलना, सीखना और जो है मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण, संवेगों से जो है परिचय, प्रत्ययों का निर्धारण और सामाजिक क्षेत्रों में पदार्पण इस अवस्था की विशेषताएं हैं। उसके बाद आता है बाल्यावस्था। ठीक है, ये बाल्यावस्था जो होता है 2 वर्ष के बाद से लेकर के 12 वर्ष का जो समय होता है, ये बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। यह जो है अवस्था भी तीव्र विकास की अवस्था होती है। ठीक है, और बाल्यावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, 2 खंडों में। एक है प्रारंभिक जो है बाल्यावस्था, यह जो है 2 वर्ष से लेकर जो है 6 वर्ष की अवस्था तक को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को समस्या उम्र यानी जो है खिलौने की उम्र और पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी इसको कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इसे खोजो उम्र और प्रश्न पूछने की अवस्था तथा अनुकरण की अवस्था भी जो है कहा है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की तुलना में मंद गति से होता है, किंतु हस्त कौशल ज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। सर्वाधिक जो है हस्त कौशल बालक इसी उम्र में जो है सीखता है। बालक जो है समूह से स्वयं को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के जो है सामाजिक गुण इसमें सीखने लगता है। भाषा के क्षेत्र में यह जो है अवस्था शब्दों की संख्या, भाषा व बोलने के गुण जो है दोनों में तीव्र प्रगति जो है दिखाई इसमें देती है। संवेगात्मक रूप से शैशव काल एवं आरंभिक जो है बाल्यावस्था में बहुत अंतर नहीं है, किंतु संवेगों के नियंत्रण में सुधार जो है इसमें दिखाई पड़ता है। फिर इसकी जो 2 अवस्थाएं थी, उत्तर भी बाल्यावस्था है, यह जो है 6 वर्ष से लेकर जो चलती है। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर जो है व्यक्ति के लैंगिक परिपक्वता तक पहुंचने की अवस्था है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी जो है कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को समूह अथवा जो है खेल अवस्था भी जो है कहा। इस अवस्था की प्रमुख जो विशेषता है, बालक इसमें क्या है, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार के जो है करना सीख लेता है और अपने जो है समूह द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार पद्धति को स्वीकार करना सीख लेता है। उत्तर बाल्यावस्था तुलनात्मक रूप से धीमी अवस्था है, जैसे कि अन्य अवस्थाओं की तुलना में। भार में वृद्धि, लंबाई में धीरे धीरे वृद्धि, किंतु यह जो है अनेक क्षेत्र में जो है बालक की विकास पद्धति को सुधार की ओर जो है ले जाती है, जैसे हस्त कौशल में सुधार, भाषा में सुधार आदि। इस अवस्था में मानसिक क्षमताओं जैसे कि कल्पना, चिंतन, निर्णय, तर्क आदि में जो है मौलिकता दृष्टिकोण इसमें जो होने लगती है। ठीक है, तो ये अवस्था है। तो यहाँ से बाल्यावस्था क्या है, ये कह सकते हो ये 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की समय तक ये चलती है। इस बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। उसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था, ये 6 वर्ष से लेकर के जो है 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, उसके बाद है
पुबर्टी स्टेज जिसको हम यौवन अवस्था कहते हैं। यौवन अवस्था किसे कहते हैं? पुबर्टी जो शब्द है ये लैटिन शब्द जो कि पुबर्टास से निकला है, ठीक है। पुबर्टी अर्थात जो है यौवन अवस्था से तात्पर्य है कि संपूर्णता की ओर ले जाने वाली जो अवस्था है इसी को हम यौवन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जो है प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अर्थात जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता से जो है युक्त हो जाता है। यद्यपि इस जो है अवस्था की अवधि पूर्ण निर्धारित नहीं है। यद्यपि जो है लड़कों की 12 से लेकर 15 वर्ष तथा जो है लड़कियों की 11 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था को हम यौवन अवस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था से तात्पर्य की परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता तक बालक किशोरावस्था के अंत तक जो है पहुंच जाता है। और किशोर अवस्था को जो है 2 खंडों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आरंभिक जो है किशोरावस्था जो कि 13 वर्ष से लेकर जो है 16 वर्ष की अवस्था ये कहलाती है। इस अवस्था में काफ़ी जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद आता है उत्तर किशोरावस्था। ये जो है 17 से लेकर 18 वर्ष की जो है ये समय इसको माना जाता है। और कुल मिलाकर जो है किशोरावस्था को टोन अवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजी गिनती में 13 से 18 तक का क्योंकि 13, 14, 18 सभी जो है जो कि इसमें 3 है अतः जो है 3 अवस्था भी इसको ये कहलाती है। किशोरावस्था जो है तीव्र उतार चढ़ाव की अवस्था है। बालक अपने जो है आपको अस्थिर, असुरक्षित जो है अनुभव करते हैं। किशोरों के व्यवहार एवं जो है रुझान में उल्लेखनीय परिवर्तन आते हैं। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था का शाब्दिक अर्थ है कि परिपक्व हो चुकी अवस्था अर्थात संपूर्णता की अवस्था। प्रौढ़ावस्था जो है 19 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर वही जो है मानी जाती है, जबकि बालक अपनी जो है लगभग संपूर्ण लंबाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो है संवेगात्मक परिपक्वता जो है प्राप्त कर चुका होता है। इस अवस्था को 3 खंडों में बांटा गया है प्रौढ़ावस्था को। पहली अवस्था है प्रारंभिक जो है प्रौढ़ावस्था। ये जो है ये 14 वर्ष से शुरू होकर के ये 40 वर्ष तक चलती है, ठीक है। उसके बाद है मध्यकाल जो कि ये जो है 40 वर्ष से लेकर जो है 60 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इसको भी 2 खंडों में बांटा गया है। एक आरंभिक जो है मध्यकाल और दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल। तो आरंभिक मध्यकाल जो कि 40 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। उत्तर मध्य जो काल है 50 से लेकर 60 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। उसके बाद है जो कि है उत्तर जो है प्रौढ़ावस्था। तो यह जो है उत्तर प्रौढ़ावस्था को वृद्धावस्था भी कहते हैं, जो 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है, मृत्यु तक ये चलती है। हेनरियम जो है जो कि कुमिंग ने इसे बाहर निकलने की अवस्था भी कहा है। यह अवस्था जो निरंतर शारीरिक जो है विघटन की ओर ले जाने वाली अवस्था है। मानसिक शक्तियों में स्मृति समानता प्रभावित इसमें होती है तथा मानसिक कोषों का विघटन भी व्यक्तिगत आधारों पर देखा जाता है। जैसे कि इस अवस्था में भूल जाना, ना पहचान पाना आदि जो है 70 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे पनपने जो है लगता है। धर्म में जो है विश्वास, धार्मिक क्रिया कलापों में जो है रुचि, समानता जो है बढ़ती है, किंतु आवश्यक नहीं है कि ऐसा जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो। इस अवस्था में मानसिक शक्तियाँ जो प्रभावित होती है और उन शक्तियों का भी क्षय जो होना प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और भी मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया, जैसे कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार मतलब जो है वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो। कौन कौन से? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, फाइबर, ये सभी जो है सही अनुपात में उपस्थित हो, उसी को हम जो है संतुलित आहार कहते हैं। या जो है शरीर को ऊर्जा, विकास, शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक पोषक जो है प्रदान करता है। संतुलित आहार में साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दालें, मेवे, डेयरी उत्पाद जैसे विविध जो है खाद्य पदार्थ को इसमें जो है शामिल करना चाहिए। और जो है वसायुक्त तथा जो है चीनी युक्त पर संस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन जो सीमित करना चाहिए, ठीक है। अब कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जैसे कि जिस प्रकार जैसे घर आप बनवाते हैं तो एक एक ईंट बन के जो है घर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। जिस प्रकार घर बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, ठीक उसी प्रकार जो है शरीर आपका बहुत छोटी छोटी जो इकाइयों से बना होता है। इसी को हम कोशिका जो है सेल कहते हैं। कोशिका जो है बहुत ही छोटी इकाई होती है, किंतु इसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं इसमें होती है, जैसे कि श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण आदि इसमें संभव होती है। इसके कारण इसे जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी इसको जो है कहा जाता है।
अब कोशिका की खोज किसने किया था ये भी समझ लीजिए। कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और जब उन्होंने जो है कार की एक जो है पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें जो है छोटे छोटे कच जो है दिखाई दिए, जिन्हें जो है उन्होंने सेल का नाम दिया। इसके बाद जो कि स्लाइडन और स्वान जो कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत को विकसित किया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि सभी जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सभी जो है जीव क्या है, कोशिकाओं से जो है बने होते हैं। अब यहाँ से कोशिका के कार्य क्या है, जब में बनता है, जैसे कि प्रजनन। तो कोशिकाएं जो है प्रजनन द्वारा नई कोशिकाएं बनाती हैं, पहला कार्य। फिर है विकास। तो कोशिकाएं जो होती हैं ये शरीर के विभिन्न ऊतकों अंगों का जो है निर्माण भी करती हैं। उसके बाद है चयापचय। तो कोशिकाएं जो है भोजन को ऊर्जा में बदलती हैं और अपशिष्ट जो उत्पाद है उसको हटाती हैं। फिर है जवाबदेही। तो कोशिकाएं जो होती है वातावरण में परिवर्तनों का जवाब भी जो है देती हैं। तो ये थे इसके कार्य। अब यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि खनिज तत्व क्या है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ओल्ड स्टेज, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, ये सभी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ से पोषण क्या है इसको समझ लीजिए। तो पोषण की परिभाषा से टंडन महोदय ने बहुत ही अच्छी से लिखी है। ये कहते हैं कि पोषण जो है शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है और शारीरिक जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करता है। उसी को हम पोषण कहते हैं। उसके बाद है पोषक तत्व क्या है। तो भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, शरीर की रोगों से जो है रक्षा करने का कार्य करते हैं, उसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा आपको याद रखना। फिर यहाँ से पोषक तत्व के प्रकार क्या है इसको भी समझ लीजिए। पोषक तत्व जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बृहद पोषक तत्व, जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बृहद मतलब होता है कि ऐसे पोषक तत्व जिसकी शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको हम जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनकी आवश्यकता शरीर में कम होती है। अब जो है बृहद पोषक तत्व क्या है, अब यहाँ से विस्तार से समझो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, ये क्या है, इनकी जो है शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिनकी शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको हम जो बृहद पोषक तत्व कहते हैं। बृहद मतलब जो है बड़ी मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है शरीर में। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या है, ऊतकों के निर्माण, उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। वसा क्या है, वसा एक कह सकते हो ऊर्जा का एक स्रोत है और विटामिन को पचाने में जो है मदद करता है। उसके बाद है पानी। पानी में जो है जो कि बृहद पोषक तत्व है, क्योंकि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और अन्य कार्यों के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ से सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, जैसे कि इसमें विटामिन। ठीक है, तो विटामिन जो कि सही से कामकाज के लिए कम मात्रा में इसका आवश्यकता होती है। विटामिन आपके दो प्रकार के होती है। एक होती है वसा में घुलनशील, दूसरी होती है जल में घुलनशील। तो वसा में आपके A, D, E, K होते हैं और जल में घुलनशील आपके B व C, B के सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं और C आपके विटामिन। उसके बाद खनिज। तो खनिज के जो है विकास, चयापचय प्रक्रियाओं का जो है समर्थन करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, जो है आयरन, जिंक। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, खनिज वगैरह। उसके बाद है वसा क्या है, वसा के कार्य। तो वसा जो है शरीर के लिए ऊर्जा भंडारण है, अंगों को सहारा देने, शरीर के तापमान को जो है बनाए रखने, आवश्यक जो है विटामिन के अवशोषण में जो है मदद करने जैसे महत्वपूर्ण जो है कार्य करती है। वसा के प्रमुखतम कार्यों की बात करें तो ऊर्जा प्रदान करना, कोशिकाओं की जो है झिल्लियों का निर्माण करना, हार्मोन्स बनाने में सहायता करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये सब इसके कार्य हैं। ठीक है, तो इसके कार्य को यहाँ से विस्तार से भी देख लीजिए। ऊर्जा का भंडारण। तो वसा जो है भविष्य में उपयोग के लिए ऊर्जा का एक कह सकते हो केंद्रित भंडार है। जब शरीर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेता है तो वह जो है वसा को ऊर्जा के लिए उपयोग जो है करता है। उसके बाद है अंगों को सहारा। तो वसा जो है अंगों को सहारा देती है और बाहरी आघात से भी जो है बचाती है। शरीर का नियंत्रण, शरीर का जो तापमान है उसका नियंत्रण। तो त्वचा के नीचे वसा की एक परत शरीर को गर्मी से बचाती है और शरीर का तापमान जो है बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद है विटामिन अवशोषण। तो वसा जो है कुछ विटामिन जो कि विटामिन A, D, E और K जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ये जो है शरीर में अवशोषित करने में मदद करती है, जो वसा की उपस्थिति के बिना अवशोषित जो है नहीं हो पाती है। उसके बाद है कोशिका संरचना। तो वसा जो है कई कोशिकाओं की झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण घटक है और जो कि माइलिन का हिस्सा है, जो तंत्रिका संचारण को तेज करने में मदद करता है। इस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ से वंशानुक्रम क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए। तो वंशानुक्रम क्या है,
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के अनुवांशिक लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अनुवांशिकी, जिसके आपने पढ़ा होगा कि अनुवांशिकी कारण है, तो अनुवांशिकी कारण क्या है, वही चीज है। माता पिता के इसमें लक्षण जो है बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। इस प्रक्रिया में माता पिता के संतानों में जीन गुण जैसे कि आंखों का रंग, बालों का जो है रंग, कुछ स्वास्थ्य जो स्थितियां हैं स्थानांतरित होती हैं, जिससे बच्चे अपने माता पिता से जो है मिलते जुलते हैं। इसे जो है अनुवांशिकता भी जो है कहते हैं। ठीक है, और यह जो है जीव विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत भी है। उसके बाद यहाँ से क्रोमोसोम क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो क्रोमोसोम जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं, तो ये जो है प्रोटीन और डीएनए, जिसको डीएनए क्या है, जो है ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इससे बनी धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं के जो है केंद्रक में पाई जाती है। इसमें जो है किसी जीव की जो अनुवांशिक जानकारी या तो जीन होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। इन्हें जो है माता पिता के संतानों तक पहुंचाने का काम जो है करते हैं। मनुष्य में जो है 23 जोड़े यानी जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से जो है प्रत्येक में एक जो है जोड़ा माता से और एक पिता से जो है आता है। अब यहाँ से और भी इसमें लास्ट में क्वेश्चन आपका बचा हुआ कि आहार क्या है, इसको भी समझ लीजिए। आहार का सीधा जो अर्थ है कि भोजन या फिर जो है खान पान, यानी जो है वह सब कुछ जो हम खाते हैं उसी को हम आहार कहते हैं। इसमें केवल जो है एक समय पर भोजन नहीं है, बल्कि आप दिन भर जो खाते हैं इसी को आहार कहा जाता है। ठीक है, आहार का उद्देश्य जो है शरीर को ऊर्जा, पोषण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी जो है जो तत्व प्रदान करना इसका कार्य है। यह व्यक्तिगत पसंद, संस्कृति, स्वास्थ्य लक्षणों और जीवन शैली पर ही निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ से और भी इसकी परिभाषा दी हुई है। आहार जो किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले भोजन या पेय पदार्थ का कुल योग है, और यह जो है दैनिक भोजन अवस्था है जिसे कोई जो है व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जो है अपनाता है। अब यहाँ से जो लास्ट में इसमें बचा हुआ एकदम क्वेश्चन है कि विकास की अवस्थाओं मैंने आपको बताई है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। तो इसके बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि एक अनुवांशिकी कारण है, जैसे कि माता पिता से प्राप्त जो जीन्स है, इसकी क्षमता, उसका पैटर्न, ये भी एक विकास को प्रभावित करता है। फिर इसमें दूसरा जो इसका कारक है प्रभावित करने वाला विकास को, वो है पोषण। जाहिर सी बात है, बच्चे को कैसा पोषण मिल रहा है, अच्छा मिल रहा, तो जाहिर सी बात उसका विकास अच्छा होगा। अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा, तो ये भी इसको जो है प्रभावित करता है। तो उचित विकास के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ से हार्मोन्स, तो वृद्धि हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। फिर है पर्यावरणीय कुछ कारक है, जैसे कि जीवन यापन की स्थितियाँ, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, स्वच्छ जल जो है, स्वच्छता समग्र विकास को भी ये प्रभावित करता है। फिर है शारीरिक गतिविधियाँ, तो नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधियाँ से मांसपेशियों और हड्डियों का बेहतर विकास भी होता है, ये भी विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद है स्वास्थ्य स्थिति, तो रोग और दीर्घकालीन बीमारियां सामान्य विकास को धीमा या जो है बाधित कर सकती है, तो ये भी जो है विकास को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात, यदि आपको रोग हो जाएगा तो आपका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है भावात्मक और जो है सामाजिक कारक, ये भी जो है विकास को प्रभावित करता है। तो भावात्मक कल्याण, समय जो है पारिवारिक समर्थन और तनाव के जो स्तर का विकास पर अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है पड़ता है। फिर है नींद, तो पर्याप्त नींद भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन्स मुख्य रूप से नींद के दौरान ही निकलते हैं। तो ये थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इतनी ही हमारी क्लास थी जो कि मैंने आपको करा दिया है। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।